हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। आरआरबी जेई सीबीटी 1 2024 का जो पेपर हुआ था 17 दिसंबर को तीसरे शिफ्ट के अंदर, इसमें जो साइंस के 30 प्रश्न पूछे गए थे इनका हम लोग सोल्यूशन करने जा रहे हैं। अब तक जो भी वीडियोज आए हैं इस सीरीज के अंदर, उसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे ऐप पर जा सकते हैं। ऐप पर मैंने सारे पीडीएफ अपलोड कर दिए हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं पीडीएफ को डाउनलोड करने में तो आप हमारे ऐप पर जा सकते हैं, जिसका लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आइए देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे 17 दिसंबर को तीसरे शिफ्ट के अंदर। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल में मिश्रित किया जाता है तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग शॉर्ट में पीओपी बोलते हैं। देखिए पीओपी बनता कैसे है। जिप्सम को यह टेम्परेचर पूछा जाता है। जब 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो कुछ जल के अणुओं का ह्रास हो जाता है। भाई कितने जल के अणुओं का ह्रास हो जाता है? तो 1.5 यानी कि 3/2 ये जल के अणु है, इसका त्याग हो जाता है। जिप्सम का देखो ये फॉर्मूला होता है, इसमें से आप 1.5 माइनस कर दो, इस 2H2O में से 1.5 माइनस कर दो तो 0.5 बचेगा ना, यानी कि 1/2। तो 1.5 या फिर 3/2 जल के अणुओं का त्याग हो जाता है और बनता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये जिप्सम का, माफ करिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है रासायनिक नाम है। इसे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, शॉर्ट में पीओपी बोलते हैं। और ये एक सफेद चूर्ण है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है एक सफेद चूर्ण है, आप देखते भी होंगे, इसका उपयोग खूब होता है। और डॉक्टर जो है टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए इस पीओपी का इस्तेमाल करते हैं। अब हमें पीओपी से जिप्सम बनाना है तो कुछ नहीं करना है, जो जल के अणु का ह्रास हुआ था ना 373 केल्विन पर गर्म करने पर, वापस से उसको जोड़ दो तो जिप्सम बन जाएगा। तो हमसे पूछा है कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल में मिश्रित किया जाता है, भाई कितने अणु को जोड़ा जाता है? तो 3/2 H2O को जोड़ा जाता है तो बन जाता है जिप्सम। वापस से जिप्सम से अगर आपको पीओपी में जाना है तो 373 केल्विन पर आप इसको गर्म करेंगे, फिर से इतने जल के अणुओं का ह्रास हो जाएगा और परिवर्तित हो जाएगा ये किसमें? प्लास्टर ऑफ पेरिस में। राइट, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, परिवार नियोजन में कॉपर टी जैसे उपकरणों का उपयोग करने का क्या उद्देश्य होता है? कॉपर टी का इस्तेमाल जो है किया जाता है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। कॉपर टी एक छोटा सा डिवाइस होता है, टी शेप का होता है, जो कि कॉपर आयन रिलीज करता है। इसको डाल दिया जाता है फीमेल के यूट्रस में डाल दिया जाता है। ठीक है, फीमेल के गर्भाशय में, महिला के गर्भाशय में डाल दिया जाता है। तो ये कई तरह से अपना काम करता है। ये जो कॉपर टी है कई तरीके से अपना काम करता है। सबसे पहले तो ये क्या करता है कि जो संभोग के दौरान शुक्राणु को छोड़ा जाता है महिला के योनि में, उस शुक्राणु को, उस स्पर्म को ये कमजोर कर देता है। ये कॉपर आयंस जो होते हैं ये स्पर्म को जो है कमजोर कर देते हैं। या तो स्पर्म को मार देंगे स्पर्मिसाइडल के रूप में, या तो ये स्पर्म को मार देंगे, या फिर उसको क्या करेंगे कि कमजोर कर देंगे। जो गतिशील होते हैं ना स्पर्म्स, उसके गतिशीलता को कम कर देते हैं ये कॉपर आयंस। मान लो कि फिर भी कोई शुक्राणु जो है जाकर के निषेचित कर दिया अंडे को और फीमेल जो है प्रेग्नेंट हो जाती है। तो जब जायगोट बनता है तो फाइनली जो है इसको आना होता है गर्भाशय में इम्प्लांटेशन के लिए, प्रत्यारोपित होने के लिए। तो इसको ये रोक देगा। पहला काम तो ये करेगा कि भाई स्पर्म को क्या कर दो कि उसके मोटिलिटी को, गतिशीलता को कम कर दो, या फिर उस स्पर्म को मार दो। फिर भी मान लो कि निषेचन हो गया, महिला जो है प्रेग्नेंट हो गई, तो जाइगोट को गर्भाशय की दीवारों में आकर के अंतस्थापित नहीं होने देगा ये कॉपर टी, या फिर बोल दो ये कॉपर आयंस। तो हमारा आंसर जो है यहां पर यही हो जाएगा। निषेचित अंडे, यानी ये वाला केस आपको दे रखा है, इम्प्लांटेशन को रोक दिया जाएगा। जाइगोट का जो इम्प्लांटेशन होगा गर्भाशय की दीवारों में, इम्प्लांटेशन जो होगा इसको रोक दिया जाएगा। तो निषेचित अंडे को यानी कि जाइगोट को गर्भाशय में प्रत्यारोपित होने से रोकना, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। महिलाओं में हार्मोन स्तर को बदलना, ये जो पिल्स जो आती है, गोलियां जो आती है खाने वाली, वो इस तरीके से काम करती है। पुरुषों में शुक्राणु स्थानांतरण को रोकना, नहीं भाई कॉपर टी का इस्तेमाल महिलाएं करती है, पुरुषों में थोड़ी ना कुछ होता है। शुक्राणु के लिए भौतिक अवरोध के रूप में कार्य करना, ये कॉन्डम का काम है, ये कॉन्डम का काम है, शुक्राणुओं के लिए भौतिक अवरोध के रूप में कार्य करना। सी हमारा राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? पिछले वाले
शिफ्ट में भी, यानी कि जो दूसरा शिफ्ट हुआ था 17 दिसंबर को, उसमें भी ये सवाल आ रखा है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान जो है 5.6 से कम होता है। ब्रायोफाइलम पादप का कौन सा भाग कायिक प्रवर्धन के माध्यम से नए पादप विकसित करता है? कायिक प्रवर्धन ये अलैंगिक प्रजनन का ही एक प्रकार है। कायिक प्रवर्धन कायिक भाग से होता है। कायिक भाग आप जानते हैं किसको कहा जाता है? कायिक भाग। कायिक भाग का मतलब होता है जड़, तना और पत्ती। जड़, तना, पत्ती को हम लोग कायिक भाग बोलते हैं। अगर नए प्लांट उगाए जाते हैं या उगते हैं जड़ से, तना से, पत्ती से, तो हम बोलेंगे कायिक प्रवर्धन। क्या बोलेंगे? कायिक प्रवर्धन। जैसे गुलाब का पौधा होता है, आप उसका तना काट करके ले जाकर के मिट्टी में गाड़ देते हो तो नया गुलाब का पौधा उग जाता है। तो जड़ से वहां पर नए प्लांट को उगाया गया ना, तो वो अपने आप में एक कायिक प्रवर्धन है। राइट। तो जड़, तना, पत्तियों से नए प्लांट का उगना कायिक प्रवर्धन कहलाता है, जो कि अलैंगिक प्रजनन का ही एक प्रकार है। अब देखो, जो ब्रायोफाइलम प्लांट है, इसकी अगर आप पत्तियों को देखेंगे ना, तो यहाँ पर बर्ड्स निकलते हैं। पत्तियों के मार्जिन पे बर्ड्स निकलते हैं। ये पत्तियों के जो मार्जिन्स हैं, किनारे हैं, यहाँ पर बर्ड्स बनते हैं। फिर ये बर्ड्स टूट करके जमीन में गिर जाएंगे, तो वहीं पर क्या है कि जड़ें बन जाएंगी और एक नया प्लांट जो है ब्रायोफाइलम का उग जाएगा। तो पत्तियां हमारा आंसर हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कायिक प्रवर्धन अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है। इसमें जड़, तना, पत्तियों की मदद से नए प्लांट उगते हैं। ब्रायोफाइलम के केस में पत्तियों से नए प्लांट उगते हैं। पत्तियों के मार्जिन पर बर्ड्स निकलते हैं। बर्ड्स टूट करके गिर जाते हैं, वहां पर वातावरण उनके अनुकूल होता है, नए प्लांट जो है वहां पर उग जाते हैं। गर्भनिरोध किस स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम का मुख्य लक्षण है? तो प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रजातियों के अस्तित्व के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? देखो, प्रजातियों का अस्तित्व बना रहेगा अगर प्रजातियों में कुछ भिन्नताएं होंगी। अगर सारी प्रजातियां मीन्स प्रजाति के अंदर आने वाले जितने भी सदस्य हैं, जैसे मनुष्य अपने आप में एक प्रजाति है, तो सारे मनुष्य अगर डिट्टो सेम हो जाए, दिखने में एक जैसे हैं, आनुवांशिक रूप से एक जैसे हैं, तो क्या होगा? जब मरेंगे तो सब एक साथ मर जाएंगे। मान लो कोई प्राकृतिक आपदा जो है वो आन पड़ी है, तो सारे को बराबर रूप से प्रभावित करेंगे। अगर मरेंगे तो सारे मर जाएंगे। लेकिन मान लो कि कुछ उनमें से अलग हो जाए, कुछ जो है अलग हो जाए, कुछ में वेरिएशंस आ जाए, तो हो सकता है उनके चांसेस कि वो बच जाए। तो वेरिएशंस जरूरी है। वेरिएशंस होंगे तो कुछ लोग प्रभावित होंगे, यानी कि कुछ प्रजाति के जो कुछ जीव हैं वो प्रभावित होंगे, और कुछ हो सकता है कि वो प्रभावित ना हो या फिर कम प्रभावित हो। जो ज़्यादा प्रभावित होंगे वो मर जाएंगे, जो कम प्रभावित होंगे वो बच जाएंगे। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता बढ़ने के साथ पीएच मान डैश। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि पीएच का मान और H+ आयन की जो सांद्रता होती है, इन दोनों में उल्टा संबंध होता है। आप चाहो तो H+ की जगह पर ना हाइड्रोनियम आयन बोल दो, बात एक ही है। राइट। जो H+ होता है और जो H2O होता है, ये दोनों मिलकर बनाते हैं H3O+। तो अगर हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता बढ़ती है तो पीएच मान घटता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई पदार्थ आवेशों के प्रवाह का कितना प्रतिरोध करता है, इसकी माप क्या कहलाती है? देखो, आवेशों का जो प्रवाह होता है उसे हम लोग करंट बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। आवेशों के प्रवाह को हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं। एक फॉर्मूला होता है ना, I = Q/T। Q जो है आवेश है, तो आवेशों के प्रवाह के दर को हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं। तो सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि कोई पदार्थ विद्युत धारा का कितना प्रतिरोध करता है, इसकी माप क्या कहलाती है? तो प्रतिरोध। तो यहाँ पर प्रतिरोधकता दे रखा है, तो चलो ठीक है। रेजिस्टिविटी अगर ज्यादा है तो हम बोलेंगे कि जो धारा की प्रवाह जो है उसका विरोध ज्यादा किया जा रहा है। अगर रेजिस्टिविटी कम है तो धारा की प्रवाह का जो विरोध है हम बोलेंगे कि कम किया जा रहा है। राइट। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सजातीय श्रेणी कार्बनिक यौगिकों का एक ऐसा समूह है डैश। सजातीय श्रेणी के अंदर क्या होता है भाई कि जो प्रक्रियात्मक समूह होते हैं, यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो एक जैसे होते हैं, और फॉर्मूला में CH2 का अंतर होता है और द्रव्यमान में 14 का अंतर होता है। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विरंजक चूर्ण के विरचन में क्लोरीन गैस की क्या भूमिका होती है? अर्थात विरंजक चूर्ण के बनने में क्लोरीन गैस की क्या भूमिका होती है?
तो शुष्क बुझे हुए चूने से जब प्रोटीन गैस प्रवाहित की जाती है तो बनता है विरंजक चूर्ण, और यहां पर जल बनता है। ये विरंजक चूर्ण है, ब्लीचिंग पाउडर है। तो इसका उपयोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को उदासीन करने के लिए किया जाता है? नहीं, यह शुष्क बुझे चूने के साथ अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाती है। बिल्कुल सही है। क्लोरीन गैस जो है शुष्क बुझे चूने के साथ अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाती है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अम्ल अथवा नीम, अम्ल अथवा नीम नहीं, अम्ल अथवा नमी, नमी। अम्ल अथवा नमी की उपस्थिति में धातुओं का उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन को क्या कहते हैं? अम्ल अथवा नमी की उपस्थिति में धातुओं का जो ऑक्सीडेशन होता है उससे हम लोग संक्षारण बोलते हैं। ये जो संक्षारण है चांदी का हो सकता है, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाना संक्षारण का उदाहरण है। प्योर जो तांबा होता है वो लाल रेड ब्राउन कलर का होता है, फिर धीरे धीरे उस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है, संक्षारण का उदाहरण है। लोहे के ऊपर जंग का लगना, रेड ब्राउन कलर की जो है परत चढ़ जाती है, जंग का लगना, तो वो भी संक्षारण का एक एग्जाम्पल है। तो 3 एग्जाम्पल्स मैंने दिए, चांदी का काला पड़ जाना, तांबे का हरा पड़ जाना, उसके बाद लोहे के ऊपर जंग लगना, ये सब के सब क्या है? एग्जाम्पल है किसके? संक्षारण के। राइट। रेंसिडिटी क्या होता है? कभी कभी आप देखते होंगे घरों में मम्मी जो होती है वो किसी बॉक्स में मान लो कोई ऐसे भोज्य पदार्थ को डाली हुई है जिसमें कि तेल है, फैट है, तो उसके ढक्कन को ना बड़ा कस के लगाती है, या फिर उसके ढक्कन के ऊपर पहले प्लास्टिक डाल देती है, तब जाकर के ढक्कन को अच्छे से टाइट करती है। क्यों? ताकि उसमें एयर ना चला जाए। ऐसा क्यों करती है? उन्हें पता है कि अगर इसको टाइट नहीं किया जाएगा, हवा के कांटेक्ट में अगर ये पदार्थ आ गया, भोज्य पदार्थ आ गया, तो ये खराब हो जाएगा। तो रेंसिडिटी का वो एग्जाम्पल है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा पदार्थ है जिसमें कि फैट है, जिसमें कि तेल है, अगर आप उसको हवा के कांटेक्ट में छोड़ देते हैं तो धीरे 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 उसका टेस्ट बदल जाता है, जो स्मेल है वो भी बदल जाती है, स्वाद और गंध दोनों के दोनों बदल जाते हैं, खराब हो जाते हैं वो। तो उससे हम लोग रेंसिडिटी बोलते हैं, है ना, उससे हम लोग रेंसिडिटी बोलते हैं। और रेंसिडिटी से बचाने के लिए हम लोग उसमें क्या करते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं। जो भी भोज्य पदार्थ है उसमें हम लोग एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं, ताकि जो रेंसिडिटी अपने आप में ऑक्सीडेशन नहीं होता है, जो फैटी सबस्टांस होते हैं, ऑयली फूड होते हैं, ऑयली सबस्टांस होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन होता है जिसे हम लोग रेंसिडिटी बोलते हैं। तो इस रेंसिडिटी से बचाने के लिए हम लोग उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं, प्रतिऑक्सीकारक मिलाते हैं। जैसे चिप्स एंड कुरकुरे के जो पैकेट्स होते हैं उसमें आप देखते होंगे, आपको ऐसा फील होता होगा कि पैकेट के अंदर बहुत सारी जो है हवा भरी गई है, उसमें एयर ऑक्सीजन नहीं होती है। अगर ऑक्सीजन रहा तो चिप्स कुरकुरे ऑयली होते हैं, वो खराब जो है हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन को निकाल करके नाइट्रोजन को फिल किया जाता है उसमें। कांच के त्रिभुजाकार प्रिज्म के 2 पार्श्व फलकों के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? ये जो प्रिज्म होता है, राइट, ये एक फलक है, ये दूसरा फलक है मान लो, तो इनके बीच में जो एंगल बनता है इसे हम लोग प्रिज्म एंगल बोलते हैं। यूजुअली ए से डिनोट किया जाता है, राइट। तो प्रिज्म एंगल, बी हमारा राइट आंसर। जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है? उसका प्रतिबिंब कहां बनता है? पिछले वाले वीडियो में, यानी कि दूसरे शिफ्ट वाले वीडियो में मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ था, सारे केस मैंने आपको समझाया हुआ था, थोड़ा टाइम लिया हुआ था। कहा था आपसे कि अगर वक्रता केंद्र पर डालते हैं तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, समान आकार का बनता है, वास्तविक और उल्टा होगा। क्योंकि याद करो, आभासी और सीधा प्रतिबिंब तभी बनेगा जब वस्तु डाली गई होगी ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा भाई? वास्तविक प्रतिबिंब जो है उल्टा होता है, और प्रतिबिंब समान आकार का होगा। समान आकार का मतलब जो वस्तु का आकार है उसी आकार का प्रतिबिंब होगा। बी हमारा राइट आंसर। वंशागति का नियम किस वैज्ञानिक या फिर किन वैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किया? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति का नियम, ये दिया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मेंडल साहब को कहा जाता है आनुवांशिकी का पिता, फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है
मेंडल साहब को। चार्ल्स डार्विन ने एक सिद्धांत दिया था जिसे कहा जाता है प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत। प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत। वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए की संरचना की खोज की थी। डीएनए की संरचना जो कि डबल हेलिकल संरचना है, डीएनए की डबल हेलिकल संरचना की खोज की थी। थॉमस हंट मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का। मतलब जो लक्षण स्थानांतरित होते हैं माँ बाप से बच्चों में वो क्रोमोसोम के थ्रू होते हैं। एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था इन्होंने, यानी ऑलरेडी किसी और वैज्ञानिक ने कह दिया था कि हाँ भैया क्रोमोसोम के थ्रू जो है ये लक्षण जाते हैं, लेकिन इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था। आपके एग्जाम में आएगा नहीं कभी, आपके लिए 3 जो है इंपॉर्टेंट है। राइट, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब पोटेशियम आयोडाइड का जलीय विलयन लेड नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करता है तो किस प्रकार का उत्पाद बनता है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि जब पोटेशियम आयोडाइड का जलीय विलयन और लेड नाइट्रेट का जलीय विलयन आपस में अभिक्रिया करते हैं तो बनेगा क्या, पोटेशियम नाइट्रेट का जलीय विलयन, और उसमें अवशेप किसका बनेगा, लेड आयोडाइड का। लेड आयोडाइड का अवशेप बनेगा यानी कि PbI2 का अवशेप बनेगा। ये जो अवशेप होता है ये पीले रंग का होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। डी हमारा राइट आंसर। दिए गए कथन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। किसी दंड चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डैश का उपयोग करके खींची जा सकती है। ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं हम लोग कि लकड़ी के बुरादों का उपयोग करके हम लोग नहीं खींच सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, इसीलिए अगर हम यहाँ पर डी ऑप्शन डालते हैं तो विकल्प जो है ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। परागकण के नीचे की ओर एक नली जैसी संरचना वर्तिका तक जाती है और फिर बीजांड तक पहुंचती है। यह पराग नली का क्या कार्य करती है। देखो, जब पराग कण जो है इस वर्तिकाग्र पर आकर के लैंड कर जाता है तो यहां पर होता है पोलन ट्यूब का निर्माण। ये देख रहे हो, एक लंबी जो है नली बनती है, यहां से लंबी नली बनती है जो ऐसे वर्तिका से होते हुए अंडाशय से होते हुए बीजांड के भीतर जो है वो पोलन ट्यूब चला जाता है। ये पोलन ट्यूब है भाई। इसके अंदर होता क्या है, तो मेल जर्म सेल बोल सकते हो कि स्पर्म्स है ना, ये स्पर्म्स होते हैं, इसके अंदर शुक्राणु होते हैं, स्पर्म्स होते हैं। और इस बीजांड के अंदर अंडाणु होता है, फीमेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल, नर जनन कोशिका स्पर्म, और मादा जनन कोशिका जो अंडाणु होता है वो इस बीजांड के अंदर होता है। जब ये स्पर्म यहां पर पहुंचेगा तब हो जाएगा निषेचन और बन जाएगा जायगोट। तो क्या हो जाएगा यहां पर, अंडाशय में मादा जनन कोशिका तक पोषण पहुंचाना नहीं, ये नहीं है। अंडाशय में मादा जनन कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाना नहीं। नर जनन कोशिका को अंडाशय में मादा जनन कोशिका तक पहुंचाना। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये पोलिनेशन कब होता है, सॉरी पोलिनेशन नहीं, पोलन ट्यूब का निर्माण कब होता है, पोलिनेशन के बाद होता है। पहले पोलिनेशन होगा, परागण होगा, तब जाकर के पराग नली का निर्माण होगा। सी हमारा राइट आंसर। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में निम्नलिखित में से कौन सा चरण पहला चरण है। देखो, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का कोई नियम नहीं है कि पहले ये होना चाहिए तब ये होना चाहिए तब ये होना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन हाँ, कम से कम आप समीकरण पहले लिखोगे तो, जैसे मैंने आपसे कह दिया कि मैग्नीशियम को जलाया जाता है वायु में, जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है वायु में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो भाई साहब कम से कम आप रिएक्शन लिखेंगे तो सही कि ये मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, कम से कम आप ये तो लिखेंगे। तो इसको बोलते हैं कंकाल समीकरण, स्केलेटन समीकरण। तो कम से कम आपको ये तो लिखना पड़ेगा। अब जाकर के आप इसको बैलेंस करो, संतुलित करो। संतुलित करने का कोई नियम नहीं है, हिट एंड ट्रायल मेथड हम लोग लगाते हैं कि भाई यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के एटम्स है तो यहाँ पर भी 2 कर देते हैं। अब यहाँ पर 2 मैग्नीशियम के एटम हो गए तो यहाँ पर भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका कोई नियम नहीं है, हिट एंड ट्रायल मेथड हम लोग अपनाते हैं। लेकिन कम से कम आप ये समीकरण तो लिखोगे। सी हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी परागण विधि नहीं है, यानी कि पोलिनेशन की विधि नहीं है। विंड पोलिनेशन, वाटर पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन, एसेक्सुअल पोलिनेशन। पोलिनेशन का मतलब आप समझ रहे हैं,
परागकोश से परागकण का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण। अब वो स्थानांतरण अगर हवा के माध्यम से हो जाए, मान लीजिए कि परागकोश में परागकण का निर्माण हुआ और जब परागकोश जो है वो फटा तो जो परागकण है वो हवा में फैल गए और जाकर के किसी फूल में जो वर्तिकाग्र है उसके ऊपर वो परागकण जो है वो गिर गया। तो विंड पॉलिनेशन विंड के थ्रू हुआ है। भाई पानी में अगर वो परागकण चला गया, बह करके किसी दूसरे पुष्प के पास चला गया वर्तिकाग्र पे, तो वाटर पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन भी हो जाएगा सेम फ्लावर के अंदर। एक ही फ्लावर के अंदर मान लीजिए कि परागकोश भी है और वर्तिकाग्र भी है, तो परागकोश से जो परागकण है वो झड़ गया वर्तिकाग्र पर, तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। एसेक्सुअल पॉलिनेशन जो है कुछ नहीं होता, सी हमारा राइट आंसर, ये कोई टाइप नहीं है। घरेलू ऊर्जा खपत को मापने के लिए आमतौर पर विद्युत शक्ति की किस इकाई का उपयोग किया जाता है? देखो जूल तो शक्ति की इकाई है ही नहीं, एम्पियर धारा की इकाई है, शक्ति की नहीं है। वाट और किलोवाट घंटा है, वाट और किलोवाट घंटा है। वाट जो है विद्युत शक्ति की किस इकाई का उपयोग किया जाता है? घरेलू ऊर्जा खपत को मापने के लिए आमतौर पर विद्युत शक्ति की किस इकाई का उपयोग किया जाता है? देखो ये कहना गलत है, विद्युत शक्ति की किस इकाई का उपयोग किया जाता है। देखो हम लोग किलोवाट घंटा में मापते हैं, यूनिट बोलते हैं ना कि महीने का 200 यूनिट, 500 यूनिट, 800 यूनिट जो है बिजली खपत हुई है, तो किलोवाट आवर होता है। 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट, 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल। यहां क्या बोल रखा है? विद्युत शक्ति की किस इकाई का उपयोग किया जाता है, ये पूछना ही गलत है भाई। शक्ति की इकाई तो ये है ही नहीं, शक्ति की इकाई तो ये है ही नहीं, ये तो ऊर्जा की इकाई है, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है, कॉमर्शियल यूनिट है, शक्ति की तो है ही नहीं। फिर भी हम लोग यहाँ पर जो है सी आंसर को लेकर के चलेंगे, मानकर चलेंगे कि ऊर्जा की इकाई यहाँ पर पूछा गया है। चलो यहाँ पर ऊर्जा लिख ही लेते हैं, ठीक, अब सही है। उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस डैश पर स्थित होते हैं। भाई उत्तल दर्पण का जो मुख्य फोकस होता है वो दर्पण के पीछे होता है। खमीर में जनन की किस अलैंगिक विधि द्वारा जनन होता है? बडिंग होता है। बडिंग जो है ये ईस्ट में होता है, खमीर में होता है, हाइड्रा में होता है। फिजन, फिजन में जो है बाइनरी फिजन होता है, द्विविखंडन होता है, बहुविखंडन होता है। तो जैसे कि अमीबा है, बैक्टीरिया है, लिशमीनिया है, यूग्लिना है, और बहुविखंडन प्लाज्मोडियम में होता है। कायिक प्रवर्धन अभी मैंने आपको बताया, जड़ है, तना है, पत्ती है, इससे नए पादप का उगना अभी हम लोगों ने देखा था ब्रायोफाइलम के बारे में, जहां पत्तियों से नए प्लांट जो है उगते हैं। फ्यूजन तो होता है जो एग और स्पर्म होता है उसका मिलन, लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। हमारा आंसर यहां पर सी हो जाएगा, बडिंग। गुलाब के फूल का पराग यानी कि पोलन परागकण परागण के माध्यम से यानी कि पोलिनेशन के माध्यम से सूर्यमुखी के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है। पराग वर्तिका द्वारा अस्वीकृत हो जाएगा क्योंकि डैश। अब देखो जो पोलन है वो किसका है? गुलाब के फूल का है। जो वर्तिकाग्र है वो किसका है? सूर्यमुखी के फूल का है। पोलन जो है गुलाब के फूल का है, और जो वर्तिकाग्र है यानी कि जहां पर इस पोलन को लैंड करना है वो गुलाब का है ही नहीं, वो तो सूर्यमुखी का है। तो स्टिग्मा के द्वारा यानी कि इस वर्तिकाग्र के द्वारा उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, वहां पर कोई पोलन ट्यूब का निर्माण नहीं होगा, जो अभी हम लोगों ने देखा था उसका निर्माण नहीं होगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पोलन ट्यूब का निर्माण जो है सूर्यमुखी के पुष्प में होना है, लेकिन जो ये पोलन है वो सूर्यमुखी का है ही नहीं, तो पराग जो है सूर्यमुखी का नहीं था। इसीलिए जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? भाई जिंक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया जिंक करेगा तो जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होगा। देखो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन तभी होगा जब हाइड्रोजन का विस्थापन होगा इस HCl से, और यह विस्थापन वही धातु कर पाएगी जो रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक हाइड्रोजन से ऊपर होगी।
जो पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज बताया था उसके हिसाब से। अब यहाँ पर देखो जिंक का यहाँ पर हो गया क्या, ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि जिंक का यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या 2 है और यहाँ पर Zn जो है +2 के ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, तो ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना जो है ऑक्सीडेशन होता है, तो जिंक जो है ऑक्सीकृत होता है। डी हमारा आंसर हो जाएगा। जबकि आप यहाँ पर हाइड्रोजन को देखेंगे तो हाइड्रोजन जो है पहले ये +1 के स्टेट में था, HCl यानी कि H+Cl-, अब यहाँ पर क्या है कि 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो +1 से 0 चला गया, तो हम बोलेंगे कि हाइड्रोजन का तो हो गया भाई अपचयन, जिंक का हो गया उपचयन। आप बोलेंगे क्लोरीन का क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्लोरीन का ना तो ऑक्सीकरण हुआ ना ही अवकरण हुआ। यहाँ पर क्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पर भी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। डी हमारा आंसर। यहाँ पर है क्या, हाइड्रोजन का अपचयन नहीं है, हाइड्रोजन ऑक्सीकृत होता है, ये गलत हो जाएगा। जिंक और हाइड्रोजन दोनों ऑक्सीकृत होते हैं, गलत हो जाएगा। जिंक अपचयित होता है नहीं, उपचयित होता है, ये भी गलत हो जाएगा। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा के अनुप्रयोग के कारण होने वाली अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। देखो अपघटन अभिक्रिया में एक अभिकारक टूट जाता है 2 या 2 से अधिक उत्पाद में। तोड़ने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है। अब ये ऊर्जा आप तापमान के रूप में दे दो, यानी कि ऊष्मा के रूप में दे दो, या फिर आप ये ऊर्जा जो है लाइट के फॉर्म में दे दो, या फिर आप ये ऊर्जा जो है दे दो किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में दे दो। तो यहाँ पर पूछा गया है अपघटन अभिक्रिया, लेकिन किसके मदद से, इलेक्ट्रिक करंट की मदद से। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का ऊष्मा द्वारा अपघटन, ऊष्मा द्वारा अपघटन नहीं चलेगा भाई, विद्युत धारा के द्वारा अपघटन होना चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट का तापन गर्म करेंगे तो फिर वही बात है जो ऑप्शन ए में बात है भाई। यहाँ पर भी हम लोग हीट दे रहे हैं, यहाँ पर भी हीट दे रहे हैं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। पोटेशियम परमैंगनेट का ऊष्मा द्वारा अपघटन, यहाँ पर भी ऊष्मा, ये भी नहीं होगा। जल का विद्युत अपघटन, बिल्कुल सही है। डी हमारा राइट आंसर। यदि किसी चालक का प्रतिरोध 2 गुना कर दिया जाए जबकि धारा को समान रखा जाए तो प्रति इकाई समय में उत्पादित ऊष्मा में क्या परिवर्तन होगा। तो H = होता है I²RT। बोल रखा है प्रतिरोध 2 गुना कर दिया जाए जबकि धारा को समान रखा जाए, ये हमारा नियत हो चुका है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा उतना ही ज्यादा ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। तो ऐसे उपकरण जिसका काम ही ये होता है कि ऊष्मा का उत्सर्जन ज्यादा से ज्यादा हो, उसमें ऐसे तार का इस्तेमाल किया जाता है जिसका प्रतिरोध उच्च होता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऊष्मा का उत्सर्जन हो। तो अगर प्रतिरोध 2 गुना कर दिया जाए तो ऊष्मा का उत्सर्जन भी 2 गुना हो जाएगी, राइट, या 2 गुनी हो जाएगी। बी हमारा राइट आंसर। लिशमेनिया जिसके कारण काला जल होता है द्वारा डैश द्वारा प्रजनन करता है। लिशमेनिया में मैंने अभी आपको बताया ना, द्विविखंडन होता है अमीबा में, बैक्टीरिया में, लिशमेनिया में, पैरामीशियम में, यूग्लिना में। ये 5 एग्जांपल्स आप याद रखिए, काफी है। लिशमेनिया में जो द्विविखंडन होता है, होता कैसे है, ये एक लिशमेनिया, एक जनक, ऐसे देखो 2 सेल्स में जो है ये एक सेल डिवाइड करती है। तो हम बोलेंगे केवल ऊर्ध्वाधर तल में द्विविभाजित। डी हमारा राइट आंसर। किसी भी तल में द्विविभाजित, ये पूछा जाए भाई किस में होता है, तो अमीबा में होता है, अमीबा में होता है। केवल ऊर्ध्वाधर तल में द्विविभाजित, केवल ऐसे ऊर्ध्वाधर तल में ही द्विविभाजित लिशमेनिया होता है। अगर मान लो कि ये ऑप्शन नहीं होता तो हम लोग इसको टिक मारते। एक निश्चित तल में अमीबा किसी भी तल में द्विविभाजित हो जाता है, जबकि लिशमेनिया है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ये सारे जो होते हैं ना वो एक निश्चित तल में विभाजित होते हैं, जिसमें से जो लिशमेनिया है वो केवल ऊर्ध्वाधर तल में द्विविभाजित होता है, राइट। इसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य द्विविखंडन, अनुदैर्ध्य द्विविखंडन। कक्ष तापमान पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ का सबसे कम प्रतिरोध होता है। जितने भी धातु हैं उसमें सबसे कम प्रतिरोध होता है सिल्वर का, चांदी का। इससे थोड़ा सा ज्यादा प्रतिरोध होता है कॉपर का। कॉपर भी बहुत ही अच्छा चालक है, सिल्वर से कम नहीं है, थोड़ा सा ही कम है। और उसके बाद एल्यूमिनियम का। तो हमारा आंसर यहां पर जो है कॉपर हो जाएगा। सबसे कम प्रतिरोध होता है कॉपर का, उसके बाद एल्यूमिनियम। और ये जो नाइक्रोम है ये मिश्र धातु है, एग्जाम में पूछा जाता है किसका है, निकल क्रोमियम
आयरन और मैग्नीज का। नाइक्रोम मिश्र धातु है। नाइक्रोम तार का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक हीटर में, आयरन में, क्योंकि इसका जो प्रतिरोध है वो ज़्यादा होता है और ज़्यादा प्रतिरोध होने से ऊष्मा का उत्सर्जन ज़्यादा होता है। अभी हम लोगों ने बात किया। श्रेणी परिपथ में प्रतिरोधों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। श्रेणी क्रम में जब हम प्रतिरोधकों को लगाते हैं तो जो उसका समतुल्य आता है वो सिंपली क्या करते हैं, हम लोग जोड़ देते हैं, तो योग के बराबर। कुल प्रतिरोध सभी वैशिष्ट्य प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। जो अलग अलग प्रतिरोध होता है ना, उन सारे को जोड़ दो तो समतुल्य प्रतिरोध आता है श्रेणी परिपथ में। तो यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 17 दिसंबर को जो तीसरा शिफ्ट हुआ था, इसमें जो साइंस के 30 प्रश्न पूछे गए थे उन सारे को कवर किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।